Hello everyone, welcome to Azmalai's Academy. Today we are going to discuss the most important current affairs regarding polity and governance of the last week. Okay, so let's deep dive into the topic. Our first topic is related with India's green courts, guardian और rubber stamp. अभी देखिए इस आर्टिकल में क्या हुआ है, जो राइटर है वो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बोलते हैं कि Supreme Court, once known as the sentinel of the environment protection, they are known as the guardian of the environment protection. Now, in the battle between environment and development, Supreme Court is taking side of the development side. अभी क्यों ऐसा बोला जा रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं. It is because of the various recent judgments that has given by the Supreme Court. उसी के वजह से इस आर्टिकल को हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, अभी देखिए इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले गार्जियन होता था एनवायरनमेंट का, अभी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रहा है. मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. देखिए ये हमेशा ही एक डिबेट रहता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोड्स कंस्ट्रक्शन होगा, माइनिंग वगैरह होगा, इंडस्ट्रीज लगेगा, उससे तो एनवायरनमेंट को मतलब क्षति होगा ही होगा, है कि नहीं. तो पहले सुप्रीम कोर्ट मतलब वॉज मोर प्रो एनवायरमेंट, अभी थोड़ा प्रो डेवलपमेंट है. वही आर्टिकल है, तो देखते हैं कि जो राइटर है इस आर्टिकल का वो क्यों सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से बोल रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द वेरियस जजमेंट्स. तो पहला जजमेंट रिगार्डिंग द अरावलीज, जो 100 मीटर वाला रूल है कि अभी जो लोकल लेवल से 100 मीटर जो ऊंचा मतलब लैंड फॉर्म्स है उसी को अरावली माना जाएगा, बाकियों को नहीं माना जाएगा. और बाकी जगहों में मतलब माइनिंग वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब किया जा सकता है. तो पहले क्या था, पूरा रेंज को ही अरावली पूरा रेंज को ही मतलब एक फॉरेस्ट मानते थे, अरावली मतलब फॉरेस्ट मानते थे, और वहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्शन था. अभी बिकॉज ऑफ द 100 मीटर रूल देयर इज ए लूप होल. ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि मतलब हाँ अभी तो थोड़ा प्रो डेवलपमेंटल की तरफ जा रहे हैं. और अभी देखिए अरावली इज कॉन्सिडर्ड एज द ग्रीन लंग्स फॉर द एनसीआर रीजन. अभी एनसीआर रीजन में कितना पोल्यूशन होता है, कितना पोल्यूशन नहीं होता है, ये तो हमें किसी को भी नहीं बताना ज़रूरी है. तो अरावलीज वॉज कॉन्सिडर्ड एज ए ग्रीन लंग्स, बट अभी अरावलीज में भी क्या होगा, माइनिंग वगैरह होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह होगा, है ना. तो इसके वजह से क्या होगा, थोड़ा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा. द सेकेंड जजमेंट इज रिलेटेड विथ पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस. पहले क्या होता था कि आपको पहले परमिशन लेना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, उसके बाद आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हो. लेकिन अभी क्या है, अभी कोर्ट्स हैव अलाउ इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट फर्स्ट एंड गेट परमिशन लेटर. बनस्थली जो केस था उसमें ये बोला गया था कि पहले आप ऑपरेट कीजिए, उसके बाद आप परमिशन ले सकते हो मतलब. ठीक है, तो ये पोल्यूटर मतलब पे वाला प्रिंसिपल, पे एंड पोल्यूट वाला प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है. इस तरह से मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी करेगा, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो है ही, है कि नहीं. एफॉरेस्टेशन जो करते हैं, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, उससे तो एक्चुअली फ़ायदा होता नहीं है कि फॉरेस्ट आपने कहीं पे काटा, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ ट्रीज यू आर प्लांटिंग इन समवेयर एल्स. लेकिन जो इकोलॉजी था वो तो बर्बाद हो चुका है, जो डाइवर्सिटी था वो तो बर्बाद हो चुका है. अभी सेम ट्रीज प्लांट कर देने से थोड़ी ना फॉरेस्ट फिर से हो जाएगा, जो इकोसिस्टम था वो तो बर्बाद हो चुका है कि नहीं. तो इसके वजह से ये थोड़ा क्रिटिसिज्म किया गया है. नेक्स्ट, जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो मतलब एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि बॉर्डर एरिया में जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए. 100 किलोमीटर्स के पास मतलब बॉर्डर लाइन के 100 किलोमीटर के पास जितना भी एनवायरमेंट मतलब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो उसमें ईआई लागू नहीं होता है. वो भी एक प्रो डेवलपमेंटल मतलब एक्ट है. देखिए उसमें हमेशा ही डिबेट रहेगा. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि जो राइटर है, ये राइटर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है कि वंस यू आर द सेंटिनल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन अभी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रहे हो, है ना. वंस यू आर इको सेंट्रिसिक, अब इको सेंट्रिसिज्म प्रमोट करते थे, अभी एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म आप प्रमोट कर रहे हो, है ना, कि ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म. इको सेंट्रिसिज्म वेयर द एनवायरमेंट इज इन द सेंटर, where we need to make a balance between humans and environment, है कि नहीं. तो वही बोला जा रहा है. अभी देखिए इन सब के वजह से यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया है कि जोशीमठ सिंकिंग वगैरह ये सब हो रहा है, टनल कोलैप्स हो रहा है, ये सब तो है ही, मतलब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो है ही, लेकिन एनवायरमेंट को आप
आपने मतलब ख़त्म कर दिया, ख़त्म मतलब क्या, उसका डिग्रेडेशन हो गया, उसके वजह से जो आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो वो भी सस्टेनेबल नहीं है, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। कैसे सस्टेनेबल नहीं है? बिकॉज ऑफ द दिस एग्जाम्पल्स, जोशीमठ सिंकिंग, ठीक है, जो दिमा हासाओ में लैंडस्लाइड वगैरह होके जो दिमा हासाओ वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ 3 years बैक, दैट इज नथिंग बट द एग्जाम्पल कि एनवायरमेंट डिग्रेड करके आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन वो डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल नहीं है। तो एट व्हाट कॉस्ट यू आर डूइंग द डेवलपमेंट, ठीक है, तो दैट इज द रीजन एक्चुअली। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया है, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द constitution, they are the ultimate interpreter, they are the protectioners of the fundamental rights, they are the protectioners of the constitution। तो constitution में जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट भी आता है, एमसी मेहता केस है कि नहीं। उसके बाद जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है कि एनवायरमेंट, देखिए जो स्टेट है, दैट स्टेट इज ए ट्रस्टी ऑफ द रिवर्स एंड फॉरेस्ट, दे आर नॉट द ओनर्स, only owners can sell, they are the trustees, तो they cannot sell the environment, ठीक है। आर्टिकल 48 भी क्या करता है कि स्टेट शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, है कि नहीं। ये कौन सा वाला अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। यही मैंने बोला कि इको सेंट्रिसिटी होना चाहिए, लेकिन अभी कोर्ट क्या हो रहा है, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो रहा है ना। तो यही सब बोला गया है इस आर्टिकल में। अभी क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या हम लोग दे सकते हैं, देखिए एक परमानेंट एनवायरमेंटल कमीशन गठित करना चाहिए टू कीप द डाटा ऑफ द एनवायरमेंट, कीप द डाटा फॉर एनवायरमेंट, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, जो एक कमीशन बनाना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट किस बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को अगर उस प्रोजेक्ट में मतलब इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट चाहते कि वो प्रोजेक्ट हो, तो कुछ भी डाटा दे देंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो खुद जांच पड़ताल नहीं करते, वो दे आर बेस्ड ऑन द डाटा दैट इज प्रोवाइडेड। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल कमीशन होना चाहिए, जो मतलब एनवायरमेंटल डाटाज वगैरह, वो रिकॉर्ड वगैरह इंडिपेंडेंटली चेक करे और सुप्रीम कोर्ट वहाँ से ही ले। ये अभी तक है नहीं, इट इज़ ए वे फॉर इट कैन बी ए सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज व्हाई इट इज़ ए बिग रीजन, बिकॉज देखिए जो इंटरजेनरेशनल इक्विटी है कि आज के डेवलपमेंट के चक्कर में जो फ्यूचर जनरेशन है उससे हम लोग तो जीने का अधिकार नहीं ले सकते, है ना, है कि नहीं। बाय प्रायोरिटाइजिंग टुडेज जीडीपी ऑफ आवर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, वी आर स्टीलिंग फ्रॉम फ्यूचर। Ease of doing business today creates disease for living for the next generation। हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, इसके वजह से फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ डिजीज ही मिलेगा और क्या मिलेगा, है ना। तो दीज आर द थिंग्स, तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल एक्चुअली। तो देयर मस्ट बी, देयर कैन बी सम ऑफ द क्वेश्चन, तो यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ मेन्स टॉपिक, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक दिया है, ये सब आप लोग देख सकते हो। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ये मैंने बता ही दिया है। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन ये भी मैंने बता दिया कि कहीं पे फॉरेस्ट काटा गया बिकॉज ऑफ द सम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, उसी के हिसाब से ही, उसी के सेम अमाउंट का ही ट्रीज वगैरह जो भी काटा गया है उसको दूसरी जगह पे लोकेट करके उसको मतलब क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, उसी को कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का लूपहोल क्या है कि जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट इज इटसेल्फ इज ए इकोसिस्टम, इट इज ए लिविंग बीइंग, ओके, इट इज ए लिविंग एंटिटी एक्चुअली, बिकॉज द ecology is running in there, the ecosystem is running in there, है कि नहीं, the life is running in there। तो उसको काट के आप कहीं पे मतलब एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, तो इसको तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है ना। देन परफॉर्मेटिव एनवायरमेंटलिज्म, इसका मीनिंग क्या है, देखिए व्हेन कोर्ट्स परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ जस्टिस बट आउटकम इज प्री डिसाइडेड इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जब कोर्ट सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब कि हम लोग जस्टिस कर रहे हैं, इसीलिए सुनवाई होती है, इसीलिए हियरिंग वगैरह होते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मतलब आर्गुमेंट वगैरह देते हैं, लेकिन वो पहले से प्री डिसाइडेड है कि मतलब हमको जजमेंट क्या देना है, हमको डेवलपमेंट की तरफ ही जजमेंट देना है। उस तरह का जजमेंट को, उस तरह का जो एटीट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेटिव एनवायरमेंटलिज्म। मतलब ऐसे दिखाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंटलिस्ट है, लेकिन ऑलरेडी प्री डिसाइडेड ही है कि डेवलपमेंट की तरफ हमें मतलब डिसीजन देना है, तो उसको परफॉर्मेटिव एनवायरमेंटलिज्म बोलते हैं। दिस कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज इट इन योर मेंस, स्पेशली इन जीएस पेपर 3 ऑल्सो, एंड ऑल्सो व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड एनवायरमेंट यू कैन राइट दिस, ठीक है।
समरी यहाँ पे मैंने दिया है आपको, यू कैन यूज दिस पार्ट एज योर कंक्लूजन, दैट ट्रू डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन बाय साइलेंसिंग द लॉज ऑफ नेचर। ऐसे भी आप कंक्लूड कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, द ग्रीन बेंच इज लूजिंग इट्स कलर by diluting the definition of forest and allowing post facto approvals, the judiciary risks becoming green stamper for executives projects. तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, but yes, you can write it down or you can write this line for your conclusion. Let's move to the next topic. Counting the invisible language as the key to caste. अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, जिसको मतलब ओपनली रिलीज नहीं किया गया था। द वन ऑफ द रीजन बिकॉज इट वॉज नॉट ओपनली रिलीज, या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया कि नहीं किया, या उसके ऊपर बेस करके कोई मतलब पॉलिसी वगैरह कुछ ऐसा कुछ मेजर पॉलिसीज वगैरह कुछ नहीं लिया गया। बिकॉज व्हेन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज देयर वाज अ रिकॉर्ड ऑफ 46 लाख कास्ट इन इंडिया। 46 लाख कास्ट, मतलब नंबर ऑफ कास्ट इज नॉट 4, इट्स 46 lakhs, क्योंकि लोगों ने अपना अपना कास्ट का नाम लिखा है, ठीक है, और वेरियस कास्ट हैव द सिनोनिमस। अभी काउंट करेंगे, कंप्यूटर विल काउंट इट, एल्गोरिथम जब काम करेगा तब तो मतलब वो यूनिक ही पहचानेगा, मतलब सिनोनिम तो वो नहीं जानेंगे, बिकॉज इट इज़ कल्चरल, मतलब कल्चरल सेम हो, कल्चरली सेम हो, लेकिन एक जगह में उस कास्ट का नाम दूसरा है, दूसरी जगह में उस कास्ट का नाम दूसरा है, दूसरी जगह में उस कास्ट का नाम दूसरा है, तो 3 कास्ट बन गया, लेकिन कास्ट वो एक ही है। इसी वजह से दैट इज द नंबर 46 lakhs, ठीक है। अब बताओ कास्ट सिस्टम इंडिया से रिमूव हो गया है? वी आर वेरी मच डेवलप, यू नो, व्हेन यू मूव टू द सो कॉल इंडिया वेयर वी गेट डेवलप, है ना, वी लैंडेड ऑन मून, नॉट ह्यूमन बींग्स बट आवर गैजेट्स लैंडेड ऑन मून। पाकिस्तान तो को गाली भी देते हैं हम लोग कि तुम्हारे झंडे में चांद है, हम चांद में जाके झंडा करके आते हैं, but caste system is still prevalent in India, especially in North India it is more prevalent। तो ह्यूमन बींग्स तो वही है, सिर्फ कपड़ा चेंज हो गया है, बाकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, बाकी एज ए ह्यूमन सोसाइटी वी आर द सेम, है ना। लेकिन हाँ, चेंजेस तो हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिट्स वैल्यूज, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा दुनिया बसता है जहाँ पे 46 लाख कास्ट भी मौजूद है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दाता बोल रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है? टावर ऑफ बाबेल डायलेमा, ठीक है। टावर ऑफ बाबेल डायलेमा क्या है? देखिए कि अगर इसको ओपनली कर दिया जाए मतलब ओपन कर दिया जाए, इट इज़ टू क्योटिक, इसका कुछ मीनिंग है नहीं। क्या करोगे इसका, इस दाता का क्या करोगे? 46 लाख कास्ट का मतलब कैसे रिजर्वेशन कैसे दोगे, बेनिफिट्स कैसे दोगे, स्कीम किसके लिए बनाओगे? इट इज़ यूजलेस। बहुत देशों का शायद पॉपुलेशन इतना नहीं होगा हम लोगों का कास्ट जितना है ना, बहुत देशों का पॉपुलेशन ही इतना नहीं होगा शायद जितना इंडिया में कास्ट सिस्टम है ना। यार रिजिड चेकलिस्ट कर दो कि इसको रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो, तब तो मतलब क्या होगा, बहुत लोग छूट भी जाएंगे। दैट इज नॉट बी फेयर, ठीक है, क्योंकि जितने भी लिखे हैं यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू फाइंड इट आउट कि सिनोनिम क्या क्या है, कौन सा सेम है, कौन सा अलग है। यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू कैनॉट जस्ट ट्रैक इट डाउन कि मतलब ये तो कास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो दैट इज़ द इशू एक्चुअली। तो इशू को सोल्व करने के लिए एक सोल्यूशन दिया गया है बाय प्रोफेसर GN देवी। ही इज़ अ लिंग्विस्टिक एक्चुअली, ही हैज़ टेक द पिलर ऑफ लैंग्वेज टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ इशू कि लेट पीपल स्पीक देयर ट्रूथ इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग नॉर्मल इनटू रिजिड ब्यूरोक्रेटिक बॉक्स, अलाउ देम टू सेल्फ आइडेंटिफाई, ठीक है। देन यूज लिंग्विस्टिक साइंस टू डिकोड द डाटा। अभी देखिए क्या हुआ है, मतलब कि 2011 में ये रिकॉर्ड किया गया था कि अराउंड 19,000 मदर टंग्स इन इंडिया आर देयर, ठीक है, मतलब इंडिया में अराउंड 19,000 लैंग्वेजेस आर देयर व्हिच आर मदर टंग फॉर सम पॉपुलेशन। सेंसस डिड नॉट रिजेक्ट देम, सेंसस ने उसको रिजेक्ट नहीं किया है, एंड साइंटिफिकली ग्रुप देम इनटू 1369 लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब उसको सपोज एक ही लैंग्वेज है, उसका थोड़ा सब ब्रांच वगैरह है, ठीक है, उसको ग्रुप कर लिया एक ही लैंग्वेज में, उसका थोड़ा बहुत कुछ डायलेक्ट वगैरह है, उसको ग्रुप कर दिया एक लैंग्वेज में, इसे ग्रुप करके वी हैव गॉट टू नो अराउंड 1369 मेजर लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी आइडिया क्या है, देखिए लैंग्वेज इज रिलेटेड विद द कल्चर एंड कास्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद कल्चर। तो इस वजह से लैंग्वेज के थ्रू मतलब बाय यूजिंग द लैंग्वेज वी कैन रीच टू द रियल कास्ट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, आइडिया वही है।
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये आर्टिकल समझाता है। द भागटू स्टोरी। भागटू एक लैंग्वेज है एक्चुअली, मतलब एक कम्युनिटी का लैंग्वेज है जो नॉर्मेडिक लोग होते हैं, जो मतलब घूमते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्मेडिक टाइप बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो लोग का मतलब एक लैंग्वेज है। वो स्टोरी क्या है देखिए, कि देयर इज ए नॉर्मेडिक ट्राइब हु एक्चुअली लिव्स इन पंजाब ऑल्सो, इन राजस्थान ऑल्सो। इन पंजाब they are called as Sansi. In Rajasthan they are known as Kanjar. In Maharashtra they are known as Kanjar Bhat. ठीक है, लेकिन ये तीनों कम्युनिटी सेम कल्चरल रूट से ही बिलोंग करते हैं। दे हैव द सेम लैंग्वेज नोन एज भक्तू। तो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि सांसी, कांजार और कांजार भात ये तीनों सेम फैमिली के ही हैं, मतलब उनका कास्ट क्या होगा, सेम ही होना चाहिए। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट the various caste, we can find out the various synonyms of the caste. So the number will be reduced, but it is magnanimous. It is huge. Still there will be, I think, 1 lakh or 50,000 castes. It is not a small number, okay? But still, the number will be substantially reduced if we follow this formula. To fix this, by using language as a marker, census can correctly count them as one group, ensuring that they get their ड्यू वेलफेयर शेयर। अभी देखिए इसमें इशू क्या है, देखिए कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या क्यों किया था, क्योंकि कितने कास्ट थे जानने के बाद उन लोगों के ऊपर टारगेटेड एफर्ट किया जा सके, टारगेटेड स्कीम वगैरह बनाए जा सके। इसीलिए ये कास्ट सेंसस किया गया था कि जो मार्जिनलाइज है, जो बैकवर्ड है और उनका कास्ट क्या है उसके हिसाब से बेस करके मतलब कोई टारगेटेड अप्रोच किया जा सके। लेकिन अभी क्या ही टारगेटेड अप्रोच करोगे, उसको तो कम करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब उसको कंसाइज करना पड़ेगा। जो ब्रांचेस हैं उसको एक फैमिली में लाना पड़ेगा, ला के आप टारगेटेड अप्रोच कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट दैट इजी, इट इज़ नॉट दैट इजी। तो ये टॉपिक उसी के ऊपर था, ठीक है। तो फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन राइट दिस केस स्टडी, यू कैन राइट दिस स्टोरी एज ए केस स्टडी व्हेन यू राइट in any answer in your mains regarding the caste system to resolve caste system। और इसके ऊपर टॉपिक आ सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में इतना कास्ट आया है तो हाउ टारगेटेड रिपोर्ट्स कैन बी देयर। तो इसमें ये केस स्टडी यू कैन यूज इट, है ना। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अगर ये सपोज पेज है, यहाँ पे आप केस स्टडी बोल के लिख सकते हो शॉर्टली, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यूनियन सेक्रेटरीज गेट ए रिपोर्ट कार्ड एवेलुएटिंग द आयरन फिल्म। अभी क्या होगा देखिए, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, उनको मार्क्स दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। और मार्क्स काटा भी जाएगा अगर अच्छी तरह से काम नहीं किया तो, -12, ठीक है। तो 100 मार्क्स का टोटल स्कोर कार्ड होगा, उसके ऊपर बेस करके उसका एवेल्युएशन वगैरह होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कितना फाइल आपके पास है, आपने कितना फाइल डिस्पोज किया, मतलब परफॉर्मेंस कितना है आपका, वो मतलब देखा जाएगा। उसके ऊपर बेस करके आपको क्या दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। और ऑब्वियसली and the consequences has to be there, the positive consequences as well as the negative consequences. So this is a very good step actually. It will reduce corruption, it will reduce red tapeism, it will strengthen the bureaucracy also, it will skill up the bureaucracy also, ठीक है। जो प्रोसेस है तो प्रोसेस और थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये सब आप लिख सकते हो, दीज आर डायमेंशंस। मैं अभी टॉपिक पे आते हैं क्या है। For the first time, the Cabinet Secretariat has introduced a literal report card for India's top bureaucrats, Union Secretaries के लिए, ठीक है। Moving beyond vague annual reviews, this new system act like a strict school exam. The officers out of 100 shifting the focus from following rules to delivering results. तो अभी रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रोसीड्यूरल करेक्टनेस के ऊपर आप जा रहे हैं या सब्सटेंसिव जस्टिस की तरफ आप जा रहे हैं, आप एक्चुअली काम कर रहे हैं, एक्चुअली आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, या फॉर द सेक ऑफ following the rules you are following the rules which are not giving you any kind of outputs। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि ऐसा है, ठीक है, वो चेक करेगा। अभी ये जो 100 मार्क्स दिया जाता है, जो रिपोर्ट कार्ड मतलब अभी होगा, लागू होगा, वो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस। वो एक्चुअली आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वेदर यू आर फॉलोइंग द लॉ और नॉट, उसको ध्यान नहीं रखा जाएगा। आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, यू आर गिविंग द सर्विस और नॉट, उसके ऊपर मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या क्या है, सब नहीं दिया है मैंने एग्जाम्पल्स की तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल आउटपुट एक्टिविटीज, उसमें 25 मार्क्स है टोटल, ठीक है। कि द डूअर, द मार्क्स फॉर एक्चुअल आउटकम्स, बिल्डिंग रोड्स, नॉट जस्ट प्लानिंग इट, आपने बनाया है कि नहीं, फाइनली वो हुआ है कि नहीं, ठीक है।
इस पैरामीटर के ऊपर आपको कितना मार्क्स मिला जाएगा, 25, मतलब टोटल 25 मार्क्स होगा आपको। 25 आउट ऑफ मतलब 20 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 25 आउट ऑफ 25 भी मिल सकता है ना। फाइल डिस्पोजल, आपने कितना फाइल डिस्पोज किया है, आपने कितना मतलब फाइलों को रिजोल्व किया है। पॉलिसी पैरालिसिस ना हो, इससे क्या होगा देखिए, रेड टेपिज्म लेड टू अल्टीमेटली पॉलिसी पैरालिसिस, है कि नहीं। एक टेबल से दूसरा टेबल, दूसरे टेबल से दूसरा टेबल। तो अगर आपके ऊपर मतलब ये तलवार रख दूं कि मतलब देखिए फाइल डिस्पोजल सही होगा तभी ये स्कोर आएगा, तो आप भी थोड़ा जल्दी से करोगे, है कि नहीं। जिसको बाईपास कर सकते हो उसको बाईपास करोगे एंड यू विल परफॉर्म, यू विल डू योर ड्यूटी, है ना। तो फाइल डिस्पोजल के लिए भी 20 मार्क्स दिया गया है। पब्लिक ग्रीवेंस के लिए 5 नंबर दिया गया है कि आपने कितना पब्लिक ग्रीवेंस आपने कितना रिजॉल्व किया है थ्रू सीपी गाम्स, ठीक है, या आपके अगेंस्ट ही उल्टा कंप्लेन है, तो इन सब में मार्क्स ऐड भी होगा, डिडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स क्या है देखिए, अगर आप मतलब जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको अगर आप वेस्ट करते हो, या एमएसएमई वगैरह जो है उन सबको अगर पैसा आप समय में नहीं देते हो, तो भी मार्क्स आपका काटा जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ ए लूप होल कि पैसा तो एमएसएमई को देना है, कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं गवर्नमेंट से, तो पैसा तो देना होता है एमएसएमई को, लेकिन वो लेट हो जाते हैं। लेट हो जाने की वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। या तो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, या तो एमएसएमई वाले जो मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि माए बाप ये पैसा ले लीजिए और मेरा फाइल आगे बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो जो बाबू है वो बाबू बोलता है कि ठीक है इतना पैसा दे दो, हम कर लेते हैं। तो आइदर यू गो फॉर बैंकक्रप्ट और यू हैव टू डू द करप्शन, इट इज़ कंपेल्ड बाय दिस ब्यूरोक्रेट। तो अभी ये सब नहीं होगा, अगर आप समय पे नहीं दे रहे हो मार्क्स काटा जाएगा। मार्क्स काटा जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस मतलब जो कॉर्पोरेट में होता है ना, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनस, ये कम हो जाएगा। बोनस तो छोड़ो, सैलरी भी डिडक्ट हो सकता है, प्रमोशन भी रुक सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। व्हाई इट इज रिवोल्यूशनरी? द मोस्ट ह्यूमन पार्ट ऑफ दिस परफॉर्म इज नेगेटिव मार्किंग फॉर डिलेड पेमेंट्स ऑफ द एमएसएमईज। द रियलिटी क्या होता है, स्मॉल वेंडर्स ऑफन गो टू बैंकक्रप्ट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट पेमेंट्स। तो चेंज आएगा ऑब्वियसली, डिले कम होगा, तो MSMEs will perform well. If MSMEs will perform well, economic activities will be boost up. Economic activities बढ़ेगा तब GDP growth होगा, GDP growth होगा, then we can become a developed nation by 2047. इस तरह से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है चीज़ों को। विकसित भारत, है ना, you can use this kind of keywords. From rule book to role model, reflecting the principles of what? Mission कर्मी योगी। गवर्नेंस ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। कि इंसेंटिवाइजिंग द ऑफिसर्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट साइट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम दिखाने से नहीं होगा, सोल्व करो तब मिलेगा मार्क्स, मार्क्स मिलेगा तो प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, काम करो, है ना। सिटीजन फर्स्ट, द 5 मार्क्स फॉर पब्लिक ग्रीवेंस एंश्योर्स दैट कंप्लेंट फ्रॉम सिटीजन इजंट जस्ट फॉरवर्डेड टू ए जूनियर। मतलब कंप्लेन आया मेरे पास, उसके बाद मैंने जूनियर को दे दिया, अरे देखो तो ये क्या प्रॉब्लम है, जूनियर ने जूनियर को दिया, उसके बाद फिर से ऊपर आया, इसी तरह से चलता रहा। ऐसा नहीं होगा भाई, सेक्रेटरी जो है उसको देखना पड़ेगा, हाँ जूनियर को तो दे सकते हो लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, सोल्व हुआ कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिपोर्ट कार्ड में निगेटिव मार्क्स आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है कि नहीं। इससे क्या होगा एक्चुअली, इससे क्या होगा, लोग स्किलफुल भी होंगे, रेस्पॉन्सिबल भी होंगे, अकाउंटेबल भी होंगे, है ना। तो इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ कंक्लूडिंग द थिंग्स, बाय क्वांटिफाइंग द परफॉर्मेंस एंड प्रायोरिटाइजिंग द वनरेबल्स। The government is signaling that in New India it's 75, performance is the only shield. ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं, सब जगह ये एप्लीकेबल है। ओनली द स्किलफुल विल सर्वाइव। फोकट का दिन चला गया। अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए क्रेज क्यों है, क्योंकि पैसा मिल जाता है, काम नहीं करना पड़ता है, दो सैलरीज लो बट इट इज सिक्योर। अभी वो सब ज़माना चला गया, अभी एवरीथिंग इज़ नाउ डिजिटाइज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। हाँ मतलब प्राइवेट सेक्टर से जब अच्छा ही होगा, क्योंकि यू विल हैव द चांस टू चेंज द सोसाइटी इफ़ यू इन दैट पोजिशन। प्राइवेट सेक्टर में भी रह के आप कर सकते हो, बट यू विल नॉट एन्जॉय दैट काइंड ऑफ ए पावर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द सोसाइटी, है ना, और टू ब्रिंग सम स्पेशल चेंजेस और बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग और टू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, है ना। तो वो तो एक दूसरा लेवल रहेगा ही हमेशा ही। लेकिन जो पहले करप्शन वगैरह होता था,
मतलब पॉलिसी पैरालिसिस वगैरह होता था, रेड टेपिजन, वो सब कम हो जाएगा। करप्शन तो ख़त्म नहीं होने वाला है दुनिया से ही नहीं होने वाला है, बिकॉज करप्शन इज़ ए बेसिक ह्यूमन नेचर, है ना। हॉब्सियन मैन, वी आर ऑल हॉब्सियन मैन, नेस्टी, ब्रूटल एंड सेल्फिश, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द पार्लियामेंट्री ओवरसाइट वर्सेस पीएम केयर फंड। अभी देखिए पीएम केयर फंड क्या है, इट इज़ ए स्पेशल फंड, इट इज़ ए स्पेशल फंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम, ठीक है। और इसको रन कौन करता है, पीएमओ रन करता है। इट इज़ ए ट्रस्ट, इट इज़ रन अंडर बाय ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का चेयरपर्सन कौन है, पीएम है, और बाकी मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये सब हो गया, ये लोग ये ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्टीज हैं मतलब इस ट्रस्ट के। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक्चुअली रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज इन्फॉर्म्ड द लोकसभा सेक्रेटरीट कि पार्लियामेंट में आप पीएम केयर के ऊपर, पीएम एनआरएफ के ऊपर और एनडीएफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, कोई भी नहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन। Nobody can ask question on PM care, PM NRF and NDF. It is not admissible in the parliament. हाँ, देखते हैं इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है। इसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया है कि it is not a government fund. It is not a government fund. Though PM is the chairman of the trust, it is under the trust, and it is also not been audited by the Comptroller Auditor General of India. It is audited by a private auditor. Since it is, and also the fund of the government does not involve in PM cares, ठीक है। गवर्नमेंट का फंड पीएम केयर में नहीं आता है। पीएम केयर में कौन सा वाला फंड आता है, द फंड इज जनरली कलेक्टेड बाय डोनेशन, लोगों के डोनेशन से पीएम केयर में फंड जाता है। तो ये तो प्राइवेट फंड हो गया, इसमें तो गवर्नमेंट का कुछ है ही नहीं। दो ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर द ट्रस्टीज ऑफ दैट फंड, दैट इज द एक्चुअली डायलेमा, दैट इज द एक्चुअली पैराडॉक्स, कि गवर्नमेंट फंड नहीं है लेकिन इट इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज द डिबेट, दैट्स व्हाई इट इज द थिंग, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि टेक्निकली इट इज अ प्राइवेट फंड, इट इज रन बाय द डोनेशंस, दो द ट्रस्टीज आर देयर, ट्रस्टीज आर द पीएम एंड द अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बट दे आर रन बाय डोनेशंस, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से एक सवाल आता है कि जो सीएसआर फंड है, डोनेशन मतलब सपोज एक कंपनी क्या कर रहा है, जो पीएमओ मतलब पीएम केयर फंड है उसमें डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसको सीएसआर के अंदर भी माना जाएगा। मतलब एक कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जो बड़ा कंपनी है, उसको सीएसआर एक्टिविटी में उसका जो प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू हैव टेकन the profit from the society, it is your time to give back to the society, that is the concept of corporate social responsibility. अभी पीएम केयर फंड ने ये क्या कर दिया है कि कोई भी बड़ा कंपनी है अगर वो पीएम केयर फंड में डोनेशन देता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसको सीएसआर के अंदर माना जा सकता है। मतलब सीएसआर का पूरा 2% इस पीएम केयर फंड में डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की तरफ मतलब उंगली दिखाता है, ये बोलता है कि मतलब ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्सेस बिजनेसमैन का नेक्सस है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म बन गया है ये, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर हैंडलिंग द फंड, दो इट इज अ प्राइवेट फंड, बट ऑल द सीएसआर फंड कैन बी डाइवर्टेड टू पीएमओ and the parliament cannot ask question on the PM care fund also. Now government again justifies कि when in case of emergencies, actually during the pandemic, actually मतलब पेंडेमिक जैसा अगर इवेंट हो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट को इमरजेंसी फंड चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसा इमरजेंसी अगर ना आए, मतलब ना आए, अगर आ गया, मतलब ऐसा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तब ये फंड को हम लोग यूज़ करेंगे। तो दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कंट्रोवर्सी वही है कि ऑफिशियल मशीनरी, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द ट्रस्टी and he used national emblem administered by the PMO official and the honorary basis, ठीक है। सीएसआर लूपहोल क्या है, पीएम केयर अकाउंटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, और ये आरटीआई के अंदर भी नहीं आता है कि आरटीआई मार के आप पीएम केयर फंड में कौन कितना क्या पैसा दे रहा है, इसको आप नहीं जान सकते हो, बिकॉज पीएम केयर इज नॉट ए व्हाट गवर्नमेंट फंड। आरटीआई इज नॉट फॉर ए प्राइवेट फंड, RTI is only available for a government fund or government authority, government office. तो RTI cannot be used for PM cares, ठीक है।
कैग ऑडिट भी नहीं होता है, प्राइवेट ऑडिट करते हैं, ठीक है। जो 3 फंड है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पीएम केयर फंड 2020 में गठित किया गया था, मैंने बोला ही मतलब कोविड-19 के बाद। पीएमएनआरएफ इसको जवाहरलाल नेहरू ने गठित किया गया था टू रिलीफ फैमिलीज ऑफ दोज हु किल्ड इन द कैलेमिटीज और रायोट्स। नेशनल डिफेंस फंड जो है इट वाज सेट अप टू वेलफेयर फॉर द आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। तो लीगल स्टेटस क्या है कि आरटीआई नहीं कर सकते हो, ऑडिट भी प्राइवेट ऑडिट करते हैं, कैग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब कीवर्ड्स नहीं बोलेंगे, प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स वगैरह है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? इट इज द ट्रेजरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का जितना भी मतलब पैसा आता है वो उसी फंड में जाता है। एक कॉन्टिजेंसी फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड इज फॉर द इमरजेंसी पर्पज। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द ट्रेजरी फॉर द गवर्नमेंट, राजकोष जिसको बोलते हैं ना, राजकोष इसको बोलते हैं ना, तो वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर है? 266। अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा आपको उठाना है, एग्जीक्यूटिव को पैसा चाहिए, यू नीड टू हैव पास द एप्रोप्रिएशन बिल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है आपको, है ना। एनडीआरएफ वर्सेस पीएम केयर्स फंड। एनडीआरएफ इज ए स्टैट्यूटरी फंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पीएम केयर इज ए अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट, और उनका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? पीएम है। इट इज ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर, नॉट बाय कैग, ठीक है। एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, रूल 41 ऑफ द लोकसभा रूल्स दैट ए क्वेश्चन इज जनरली एडमिसिबल ओनली इफ इट रिलेट्स टू द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल। तो वही जस्टिफिकेशन देता है कि रूल 41 ये बोलता है कि गवर्नमेंट जिसमें रेस्पॉन्सिबल है उस पर ही तो आप क्वेश्चन पूछोगे, जो प्राइवेट है उसमें आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। तो अपोजिशन बोलता है अरे पूरा तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है चीज़ों को चला रहा है, पीएमओ ही चला रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, पीएमओ का जो ऑफिसर्स है वो तो ऑनरी बेसिस पे चल रहा है, वॉलंटरी बेसिस पे चल रहा है, उनसे पैसा थोड़ी ना बोल रहा है, ठीक है। तो वही डिबेट है। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिस्कशन किया था आई थिंक इन द लास्ट वीक, ठीक है, कि हार्टलैंड वर्सेस द मार्जिन्स। अभी जो नया डेलिमिटेशन आने वाला है, नया डेलिमिटेशन आने की वजह से क्या होगा, सीट्स बढ़ने वाले हैं। जिस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ा है उसका सीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट इट इज सीम टू बी व्हाट, अनफेयर, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया फेस राइट नाउ। ओके, हाँ इसका पॉजिटिव भी है कि कंज्यूमर मार्केट बढ़ गया है, मिडिल क्लास बढ़ गया है ना, वो एक दूसरा बात है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया, hunger is still existing in India because of the population explosion. And because you have created more population, you are going to have more seats in the parliament and you will have more political power than the states which have executed the family planning in a very better manner, which have created awareness among the population कि हम दो हमारे दो, इसको इम्प्लीमेंट करो, तो इम्प्लीमेंट कर दिया, अभी पॉलिटिकल पावर डिक्लाइन में है। जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम दो हमारे 10 नहीं बोलेंगे मतलब कम ही होगा, 5 से, ठीक है, या 3-4, ठीक है। तो जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उन लोगों को उल्टा पावर मिलेगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, जो हिंदी हार्टलैंड है, जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, उसी को अगर पकड़ ले, वहाँ पे ही सीट इतना बढ़ जाएगा कि मतलब ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोकस ऑन दिस हिंदी लैंड एंड द इश्यूज ऑफ साउथ, द इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इश्यूज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। Though they will be constitutionally elected, but they will not be emotionally connected. They will not the actual representatives of India. तो इसी के ऊपर ये टॉपिक है, तो थोड़ा देखते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। Imbalance, the voice lost in noise. The northern bias. In the last 70 years, northern states have been over-represented in the central power 11 times. Their share in the government is often larger than the share in the population. अभी देखिए, नॉर्थ ईस्ट से आज तक कोई भी पीएम नहीं बना है। एंड इंडिया इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन गेम, इंडिया इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन गेम। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा खराब लोग हैं। अच्छे खराब पे नहीं जाते, है ना, हर जगह ही अच्छा है, मेरा भारत महान, और हर जगह ही थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस है, हर जगह में ही, है ना। डोंट बी ए अंधभक्त, बी पैट्रियोटिक,
When you become patriotic, you can see the challenges faced by your country. At the same time, you will have love for your nation. You have love for your nation, that's why you can see the challenges. Only when you can see the challenges, then only you can solve the issues. ठीक है? तो अभी देखिए, the political power is purely based on the population. अभी नॉर्थ ईस्ट से आज तक एक भी पीएम नहीं गया. साउथर्न स्टेट से पीएम गए हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए गए हैं, एंड दे हैव डन मिरेकल्स, है ना. तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय द हिंदी बैंडलैंड, हिंदी हार्टलैंड. तो अभी डेलिमिटेशन अगर आ जाएगा, डेलिमिटेशन आने के बाद सिंस द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मच हायर इन द हिंदी हार्टलैंड, बाकी स्टेट का तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा. इससे मतलब क्या हो जाएगा कि परमानेंट डोमिनेंस ऑफ द हिंदी बेल्ट ओवर द अदर रीजन्स, है ना. ये तो सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए कि जैसे एवरीथिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज, जैसे ही पॉलिटिकल पावर भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा, तभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आएगा, है कि नहीं. नहीं तो इस डेमोक्रेसी का क्या ही मीनिंग है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, पॉलिटिकल पावर है ही नहीं. तो वही इस आर्टिकल में बोला गया है. मैंने यहाँ पे डाटा वगैरह दिया है, आप यू कैन यूज इट. ओके, यू कैन यूज इट इन योर मेंस. तो देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ डाटा क्या है कि टोटल पूरे नॉर्थ ईस्ट में ओनली हैव 25 लोकसभा सीट्स. ओके, मीन्स अराउंड 4.6% ऑफ द हाउस. ओनली आसाम में ही 14 सीट्स है, और जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, इन सब में सिर्फ एक एक सीट है. ठीक है. तो साउथर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर फेसिंग द पॉलिटिकल इश्यूज, बट साउथर्न स्टेट्स और नॉर्थर्न स्टेट्स में थोड़ा अंतर है कि जो साउथर्न स्टेट्स हैं उनका कॉन्सर्न क्या है कि रिलेटिवली डिक्लाइन. नॉर्थ ईस्ट को तो मिला ही नहीं है, मार्जिनल स्ट्रक्चरल मार्जिनलिटी है, पहले से ही नहीं है, अभी भी नहीं है, स्ट्रक्चरली मार्जिनलाइज्ड है. ठीक है. तो इस सारे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, है ना. उस सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है. एक तो क्या आप सीट बढ़ा दो, मैंने लास्ट आई थिंक वीडियो में भी किया था. आप तो लोकसभा का सीट बढ़ा दो, तब क्या होगा, साउथर्न स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सेम रहेगा, नॉर्थर्न स्टेट का थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम तो सेम ही हो गया. एक बढ़िया सॉल्यूशन ये था कि जो बिग स्टेट्स हैं उनको डिवाइड कर दो. डिवाइड कर देने से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी भी आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होगा. एक स्टेट के पास ही पूरा पावर नहीं रहेगा कि ये सिंगल स्टेट विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द नेशन. ये होना नहीं चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर. तो जो बड़े स्टेट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसको डिवाइड करो इन 2-3 स्टेट्स विद ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ द पॉपुलेशन. उससे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी भी बढ़ेगा. अभी जैसे फॉर एग्जांपल इन यूपी, the eastern UP is relatively backward than the western UP. If it is divided, then there will be special grants for that state, that new state. Administrative efficiency भी बहुत बढ़ेगा, है ना, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, तो पॉलिटिकल पावर भी राइज होगा, तो लोकल इश्यूज है वो भी उभर के आ सकते हैं. तो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन. एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो एडॉप्ट द मॉडल ऑफ यूएस सेनेट. यूएस सेनेट में क्या होता है कि हर स्टेट के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ सीट्स है. जैसे इन यूएसए एवरी स्टेट एंजॉय 2 सीट्स whether their population is irrespective of their population, they will have enjoy 2 seats. उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं. तब क्या होगा, स्टेट्स विल एक्चुअली फोकस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से तो सीट नहीं बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने से क्या होगा, डेवलपमेंट और आसानी से हो सकता है ना. अभी गवर्नमेंट भी मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के तरफ नहीं जाते हैं बिकॉज इट विल इम्पैक्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स. तो वो ऐसा किया जा सकता है ना, क्योंकि जो छोटे स्टेट है उनको पॉपुलेशन कम है, इसीलिए मतलब आप कम सीट दे रहे हो. अभी देखिए इसमें इशू क्या आ जाता है कि इन डेमोक्रेसी 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, सेम वैल्यू है. अभी ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा अगर हम लोग सीट फिक्स कर दे तो देयर इज ए डिबेट, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, है ना. तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वेरियस ऑथर्स आर राइटिंग वेरियस आर्टिकल्स, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस. तो इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है, इसके ऊपर आ ही सकता है, क्योंकि ये टॉपिक और आने वाला है. इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, क्योंकि सेंसस वगैरह अभी शुरू होने वाला है
उसके बाद ये आने ही वाला है, इट विल बी रिमेन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। तो जो 2 साल बाद देंगे यूपीएससी, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर मतलब जब आप मेंस देंगे तब ये क्वेश्चन आएगा, और अभी इस बार जो मेंस देने वाले हैं उनके भी मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट वगैरह दे दिया है, लास्ट एक वीक में भी मैंने इस टॉपिक को लिया था, वहाँ पे मैंने और डिटेल में दिया था। यहाँ पे भी मैंने नॉर्थ ईस्ट और साउथर्न स्टेट का जो डायमेंशन है उसको मैंने जोड़ दिया है, दोनों को क्लब करके आप फैक्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन कंप्यूटर्स डिलीट वोटर्स इन बंगाल। बंगाल में क्या हुआ है देखिए कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उससे क्या होता है, जो मतलब डेड जो लोग हैं जो या कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शिफ्ट कर चुके हैं उन सब का नाम काटा जाता है। अभी बंगाल में क्या किया, दे हैव यूज्ड, इलेक्शन कमीशन हैव यूज्ड एन एल्गोरिथम, और जो कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम है दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दे डू नॉट हैव द ह्यूमन इमोशन, दे डू नॉट हैव इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि रॉय और रे ये दोनों जो सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन या लिखने का तरीका अलग है, ये तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, ये तो दूसरा इंसान समझेगा। तो कंप्यूटर क्या कर देता है, डिलीट कर देता है चीज़ों को, या बहुत लोग अपना मिडिल नेम मिस कर देते हैं तो उसको भी डिलीट कर दिया। तो इस तरह से डिलीट करते करते अराउंड 1.4 करोड़ लोगों का क्या कर दिया, वोटर लिस्ट से मतलब डिलीट कर दिया, फ्लैग कर दिया, मतलब रेड फ्लैग लगा दिया कि दीज आर व्हाट सस्पेक्ट्स, ठीक है, ऐसा लगा दिया। अभी इसके ऊपर डिबेट चल रहा है कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन बींग्स इन सच काइंड ऑफ ए प्रोसेस, क्योंकि डेमोक्रेसी में राइट टू वोट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वोटिंग राइट्स ही नहीं है सिटीजन का तब तो डेमोक्रेसी का क्या ही मीनिंग है। तो ये इशू चल रहा है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन्ड द मैटर एंड सुप्रीम कोर्ट हैज स्टॉप्ड द डिलीशंस, इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर पीपल टू फिक्स दिस एरर्स। ह्यूमन अथॉरिटी को एनफोर्स करने के लिए बोला गया कि फाइनल अथॉरिटी डिलीट करना, ऐड करना, ये किसका है जिम्मा, ह्यूमन अथॉरिटी का है। कंप्यूटर कैन नॉट डिलीट और एडिट, कंप्यूटर कैन गिव यू द सजेशंस बट अल्टीमेटली डिलीशन या एडिशन विल बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विल बी द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है सर। सेफ्टी फर्स्ट, इट ऑर्डर्ड दैट पुलिस टू एंश्योर नॉन वायलेंस ऑकर्स एट वेरिफिकेशन सेंटर्स प्रोटेक्टिंग द एप्लीकेंट्स। तो वायलेंस भी ना हो इसके लिए भी मद्देनजर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मैंने बता ही दिया है कि अगर मतलब इट इज़ अ प्रोसेस टू डीप क्लीन द वोटर लिस्ट, जो मतलब फेक है, जो मरे हुए हैं लेकिन उसके नाम पे कोई दूसरा वोट दे रहा है, इन सबको हटाना है, वही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, डीप क्लीनिंग करना है। एल्गोरिथम बायसनेस क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन इन ए वे दैट अनफेयरली टारगेट्स और एक्सक्लूड्स सर्टेन ग्रुप्स। तो एल्गोरिथम को इसी तरह से बनाया गया है कि मतलब एक स्पेसिफिक टारगेटेड कम्युनिटी को मतलब टारगेट किया जाए, कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उनका नाम काटा जाए तो पॉलिटिकल बेनिफिट हो, उसको बोला जाता है एल्गोरिथम बायस। अभी एल्गोरिथम बायस इट इज ए वाइडर टर्म एक्चुअली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन, आई एम सेइंग दिस थिंग, इन सम अदर थिंग्स ऑल्सो एल्गोरिथम बायस कैन बी यूज, ओके। इफ आई गेट द चांस देन I can give you a good overview what is algorithm bias in some future topics. Now, electoral registration officer क्या है? The officer responsible for preparing the voter list. They are appointed under representation of the People's Act 1950. अभी दोनों में अंतर क्या है? RPA 1950 and 1951. RPA 1951 बोलता है कि how to prepare the electoral roll, ठीक है, and the qualification of the voters. और RPA 1951 क्या डील करता है? कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन एंड डिस्प्यूट्स, करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन वगैरह, जो क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब आर्टिकल 1950 माने RPA 1951 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 324 एवरीबॉडी नोस है ना, इट एस्टैब्लिशेस इलेक्शन कमीशन, दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन इज अ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अमेंडेड IT रूल्स, द वार ऑन डिफेक्ट्स। अभी देखिए IT रूल को अमेंड कर दिया गया है, इट इज अ वेरी गुड स्टेप, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप टू डिटेक्ट द फेक डीप फेक्स, जो मतलब मॉर्फिंग वगैरह होता है, मॉर्फिंग का ही एडवांस वर्जन को क्या बोलते हैं, डीप फेक बोलते हैं। तो अभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उन सब के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि आपको डीप फेक डिटेक्ट करना है, ठीक है, और मेटा डाटा भी आपको हर कंटेंट के साथ जोड़ना है कि अगर किसी भी डाटा, किसी भी कंटेंट का मतलब ओरिजिन ढूंढना हो तो उसी मेटा डाटा को मतलब खोजते हुए हम लोग जा पाए, जो ओरिजिन सोर्स है वहाँ तक पहुँच पाए।
तो वो ऐड किया गया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। द यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स टू आईटी रूल्स 2021 इफेक्टिव फ्रॉम February 20, 2026। ट्रिगर क्या हुआ है? द शार्प राइज इन द डिफेक्ट्स बीइंग यूज्ड फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड एंड पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, साइबर बुलिंग होता है, ठीक है, न्यूडिटी प्रमोट होता है, ठीक है, ये बहुत कुछ चीज़ें होता है जिससे एक इंसान का प्राइवेसी भी मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मतलब इशू आ जाता है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकता है। अभी बहुत जगह में इलेक्शन चल रहा है, अभी रिसेंटली आसाम में एक बहुत बड़ा इशू आया था, तो कि मतलब ए स्पेसिफिक पर्सन इज फायरिंग ए स्पेसिफिक पर्सन, तो वो बताया जा रहा है कि दैट इज़ अ डिफेक्ट। तो इससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल तालमेल शुरू हो गया है ना। तो इस तरह का चीज़ें मतलब हो रहा है। तो अभी एक अमेंडमेंट लाया गया है आईटी रूल में, तो देखते हैं क्या क्या उसमें मतलब है, ठीक है। गोल क्या है देखिए इसका, कि टू मूव द वॉलेंटरी कंप्लायंस टू मैंडेटरी लेवलिंग ऑफ ऑल एआई जनरेटेड कंटेंट। मतलब मैंडेटरी लेवलिंग आपको करना ही पड़ेगा जहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट है। जहाँ पे भी एआई जनरेटेड कंटेंट है वहाँ पे आपको लेवलिंग करना ही पड़ेगा कि दिस इज एआई जनरेटेड, ये कंपलसरी बना दिया गया है। की प्रोविजंस और क्या क्या है देखते हैं। मैंडेटरी लेवलिंग मैंने बता ही दिया है। ट्रेसेबिलिटी, मेटा डाटा, यू हैव टू create a metadata for every content so that you can trace the origin source of that content, ठीक है। फास्टर टेक डाउन्स, अथॉरिटी, एक बार अथॉरिटी ने जान लिया कि अच्छा इट इज अ डिफेक्ट, ठीक है, तो अथॉरिटी अगर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलेगा कि प्लीज टेक डाउन दिस कंटेंट, विद इन 3 आवर्स उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दैट कंटेंट हैज टू बी टेक इट डाउन, ठीक है, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको रिमूव कर देना पड़ेगा। और अगर सेंसिटिव है, ज़्यादा सेंसिटिव जैसा कुछ है जिससे मतलब न्यूडिटी वगैरह ऐसा कुछ मतलब इन्वॉल्व है, तब तो 2 घंटे के अंदर उसको करना पड़ेगा स्टॉक डाउन। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक टर्म है सिंथेटिक कंटेंट। सिंथेटिक कंटेंट मतलब वही है जो मतलब ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ठीक है, जो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। अभी देखिए इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे डिफेक्ट ना बोल के सिंथेटिक कंटेंट बोला गया है, क्योंकि सिंथेटिक कंटेंट के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आ जाता है। लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि जो स्मॉल एडिटिंग वगैरह है, कि रेड आई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा टोनिंग चेंज कर देने के लिए, फिल्टर वगैरह यूज़ करने के लिए, जिससे मतलब जो मीनिंग ऑफ द इमेज या मीनिंग ऑफ द वीडियो इज नॉट चेंज, इस तरह का जो कंटेंट है उसको स्टॉक डाउन नहीं किया जाएगा, वो इसके अंदर नहीं आता है। जो वीडियोस मतलब जो मीनिंग है वीडियो का या इमेज का वही पूरा चेंज कर दे रहा है, या परसेप्शन खराब कर दे रहा है, या एक इंसान का जो मतलब एक सोशल इमेज है उसको खराब कर रहा है बाय यूजिंग सम मॉर्फिंग या बाय यूजिंग सम फेक एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज, उसको टेक डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो सिंथेटिक कंटेंट जो है उसका डेफिनेशन दिया गया है कि एनी ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय कंप्यूटर दैट अपीयर्स टू बी रियल। लेकिन एग्जाम्पशन किसके ऊपर है कि स्मॉल ब्राइटनेस वगैरह ये सब चेंज करने वाला जो है वो इसमें नहीं आएगा। नीडेड क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लॉस, बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है। डिफेक्ट, फ्रॉड, प्रोजेक्टेड, इन सब ये दिस डाटा यू कैन यूज इट इन योर मेंस। This is very important. Financial economic loss because of the defects is around 70,000 crore in 2025. ठीक है? Prevalence. Studies show that 47% Indians have encountered AI voice cloning scams, nearly double the global average. तो AI clone voice यूज करके क्या कर रहे हैं? स्कैम कर रहे हैं ओवर फोन। Safe harbor for risks. If platform fails to follow these rules, they lose their safe harbor protection under section 79 of the IT Act. So this is a very good step which will actually create digital awareness, at the same time it will give you digital protection। क्योंकि अभी देखिए जो डिजिटल मीडिया का जो पेनिट्रेशन है, डिजिटल इंडिया का जो पेनिट्रेशन वो बढ़ते ही जा रहा है। द मोबाइल फोन यूजर्स आर राइजिंग, तो इसके वजह से वी नीड टू टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स कि कोई भी मतलब कुछ भी कर रहा है सोशल मीडिया में, कुछ भी पोस्ट कर रहा है और उससे एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, कम्युनल वायलेंस वगैरह हो रहा है या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, किसी को साइबर बुलिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए आपको तो रूल चाहिए, यू नीड स्ट्रिंजेंट रूल्स, ठीक है। लेकिन इसमें इशू क्या आ जाता है, देयर इज ए ह्यूज चांस ऑफ मिस यूज ऑफ दिस लॉ, मिस यूज ऑफ दिस लॉ बाय द अथॉरिटी, है ना। क्योंकि देखिए उस कंटेंट को स्टॉक डाउन कब किया जाएगा, जब अथॉरिटी आपको बोलेगा, ठीक है, उसको स्टॉक डाउन किया जाएगा। अभी अथॉरिटी के ऊपर आ जाता है वो चीज़ें, है ना, तो देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ मिस यूज। लेकिन हाँ, इट्स ए वेरी गुड स्टेप। इट इज अ क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस वन।
So these are the topics which are, I think, is the most important topics for last week's current affairs regarding polity and governance. Hope you have enjoyed the session. Thank you.